उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमने समझा कि उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं और नेपाल जैसे देश से स्पर्श करते हैं, और ये इसका भौगोलिक विस्तार मतलब अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार के बारे में हमने समझा। तो आज आइए हम लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण किस तरह से, आज जो उत्तर प्रदेश कहा जाता है, किस तरह से इसका नामकरण किया गया। और इसके बाद जो है कि हम लोग समझेंगे कि इसके राजकीय चिन्ह, इसको हमने पहले ही लिख दिया है ताकि लिखने में समय न जाया जाए। और उसके बाद हम लोग एनसीआर को समझेंगे। आज क्लास में जो है कि इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे, और आगे चलकर आप लोगों को जो कुछ भी जानना हो, पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करिए, और ताकि हम जो है कि उसका आगे उत्तर दे सकें। तो हम लोग देखते हैं इसके नामकरण के बारे में। हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ करता था। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जब अंग्रेजी शासन बंगाल प्रेसिडेंसी पर या बंगाल क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ करता था उसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1833 में उसे अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। आगरा प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। आगरा प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। 1836 माने 3 साल बाद 1836 में इसी का नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। 1856 में अंग्रेजी शासन के द्वारा, ये सभी लोग जानते होंगे, अंग्रेजी शासन के द्वारा अवध को ब्रिटिश में मिला लिया गया। ब्रिटिश में मिला लिया गया। और 1858 में उत्तर पश्चिम प्रांत का जो मुख्यालय बनाया गया वो प्रयागराज बना दिया गया, यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज बना दिया गया। इलाहाबाद प्रयागराज बना दिया गया। तो 1858 में अंग्रेजों के द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय या राजधानी कहा जाए प्रयागराज को बना दिया गया। ये चलता रहा। एक तरह से देखा जाए तो एक उत्तर पश्चिम प्रांत का जो प्रशासनिक उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन 1877 तक रहा। 1877 के बाद इसका एकीकरण कर दिया गया। तो इसका जो प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र रहा, मुख्यालय रहा, तो इसका तो प्रयागराज था, जैसे पहले हमने बताया प्रयागराज था, और अवध का जो है लखनऊ था। इसका लखनऊ था। तो इन दोनों को मिला दिया गया 1877 में, और इसका नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत। 1877 में इसका नामकरण ये किया गया। अब देखिए, ये नामकरण किया गया, इसको याद रखे रहिएगा। अब हमको समझना क्या है कि इसके आगे क्या नाम रखा गया। 1902 में इसी का नाम, ये जो बड़ा था, इसका संक्षिप्त करके आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। देखिए कितना आसान हो गया कि 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी से जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उसे अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से किया गया। 1836 में उसी का नाम कर दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत।
1856 में माने 3 साल बाद 20 साल बाद अंग्रेजी शासन अवध को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिला लिया। 1858 में उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था, जो आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, उसका मुख्यालय एक तरह से कहा जाए राजधानी कहाँ, प्रयागराज बना दिया गया। और प्रारंभ में 1877 तक अवध प्रांत का प्रशासनिक और न्यायिक जो विभाजन था और उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो विभाजन था, इसको अगर ना भी याद हो तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखी रहेगा, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध प्रांत ये नाम रखा गया, अवध प्रांत नाम रखा गया। फिर 1902 में आगरा, इसको संक्षिप्त कर दिया गया, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत रखा गया इसका नाम। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें, आगे हम लोग बात करें कि 1937 में इसको और संक्षिप्त कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत रख दिया गया। देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, उसके बाद संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यही कारण है कि 2018 से 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको याद रखिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आप सभी लोग समझें, ये 2018 डेट, ये साल याद रखे रहिएगा, हो सकता है कभी पूछा जाए आप लोगों से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया। किसका? इसका पुनर्गठन किया गया, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग, आप सभी लोग को बता देना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद भाषा को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के गठन की मांग उठी, कई कमेटियां गठित की गई, लेकिन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में हृदयनाथ कुंजरू थे, के.एम. पनिक्कर थे। इन सभी लोगों ने जो सुझाव दिया, ज़्यादातर सुझाव को मान करके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश भी था। तो नवंबर 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया, किसका? उत्तर प्रदेश का। और आप सभी लोग अंत में ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि 9 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय राज्यों को काट करके उत्तराखंड का बनाया गया। चूँकि हम शुरू में ही आप सभी लोग को बताए हैं कि ये जो है यह एक तथ्यात्मक, आज की जो क्लास है तथ्यात्मक है, उसको याद करने का तरीका आपका होना चाहिए। यह तभी याद होगा जब हम कुछ ऐतिहासिक संदर्भ को अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, तभी होगा याद। अब देखो कितना आसान होगा, हमको भी याद है, कैसे याद हो सकता है ये आप लोग समझे रहिएगा। हमने कहा उत्तर प्रदेश का नामकरण, तो नामकरण अलग अलग समय पर अलग अलग नाम रखा गया। जब अंग्रेज लोग प्रारंभिक चरण में बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किए तो उसमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा था और उस मतलब कुछ हिस्से थे, उस हिस्से को वो लोग पश्चिमी प्रांत के नाम से पुकारते थे। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी नाम से अलग हो गई बंगाल प्रेसिडेंसी से, और 1836 डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नामकरण किया गया। लेकिन आगे चल के 1856 में आप सभी लोग जानते हैं अवध का विलय कर दिया गया, कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया गया। लेकिन 1858 में
उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय या कहा जाए राजधानी या जहाँ पर सारी कार्यालय जो कुछ भी कहें आप, वो बनाया गया प्रयागराज में। जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था प्रयागराज हो गया, वहाँ पर बनाया गया 1858 में। ये चलता रहा अवध उत्तर पश्चिमी प्रांत चलता रहा 1877 तक। इनकी प्रशासनिक न्यायिक विभाजन बना रहा 1877 तक, और 1877 के बाद इनमें एकीकरण हो गया और नाम 77 में इसका क्या हो गया, अब देखो समझ लो आराम से कि 77 तक चलता रहा, माने 58-56 में अवध को मिला लिया गया और 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत बन गया। ये लगभग चलते रहे 1877 तक। अब इसका नाम कर दिया जाएगा उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत। ये नाम उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया जाएगा। 1902 में फिर इसका नाम क्या किया जाएगा, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत किया जाएगा। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत किया जाएगा। तो यहाँ तक समझे। फिर 1937 में इसका नाम और संक्षिप्त कर दिया जाएगा और उसका नाम कर दिया जाएगा संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण किया जाएगा और यही कारण है कि 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू किए। और आप सभी लोग को फिर थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था और 9 नवंबर 2000 को आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि अलग कर दिया गया। अब थोड़ा सा ये तो आप सभी लोग जान गए। 37 डेट याद रखे रहिएगा, 77 डेट याद रखे रहिएगा, 36, 58 इतना डेट याद रखे रहिएगा। आप लोग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 36, 77, 37 और ये आपका 50। इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, आसानी से या 2 आप जैसे भी करके। आज हमने पहले ही कहा कुछ फैक्ट है जिसको याद करना जरूरी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आप लोगों से। थोड़ा सा राजधानी को देख लेते हैं। राजधानी आप सभी लोग के लिए आसान होगा किस तरह से, उसमें बहुत कुछ नहीं याद करना है, उसमें कैसे आपको याद करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1836 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र की राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1836 पहले भी हमने बताया उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था और आगरा कहा जाएगा। 1858 में हमने कहा था उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज को बनाया गया, प्रयागराज को बना दिया गया। फिर 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश का ये राजधानी बनाई, लखनऊ को बनाया गया। इस तरह से हम लोग 3 डेट को आसानी से याद कर सकते हैं, 36, 58 और 1935। ये 3 डेट को आप सभी को याद करना है। तो ये तो राजधानी हो गई। अब आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राजकीय चिन्ह क्या है और इन सब के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रतीक या चिन्ह, राजकीय पशु बारहसिंहा। देखिए बहुत ही सरल स्वभाव का होता है बारहसिंहा, आप लोग जानते ही हैं। बारहसिंहा उसकी 2 सिंहें होती हैं, उसमें विभिन्न बहुशाखित होती हैं, मतलब बहुत सी शाखाएं होती हैं। पूरी शाखाओं की संख्या 12 होती है, इसीलिए इसको बारहसिंहा कहा जाता है। ये एक संकटग्रस्त जाति है। ये जो बारहसिंहा है एक संकटग्रस्त जाति है और इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पशु के अंतर्गत इसको वो किया गया। तो हम लोग इसको इस तरह से याद करेंगे कि राष्ट्रीय पशु जो है बारहसिंहा है, यह एक संकटग्रस्त है। इसको भी याद रखे रहिएगा। आप लोग को बता दें कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा बारहसिंहे, पाए कहाँ जाते हैं ज़्यादा बारहसिंहे। आपको किशनपुर अभ्यारण्य में ज़्यादा मिलेंगे, मतलब तराई वाले क्षेत्रों में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे बारहसिंहे। सरल स्वभाव के होते हैं,
मतलब इनमें आक्रामकता नहीं होती है, बहुत तेज भागते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है रूस रवस डुआ ओसली, इसको याद रखिए, रूस रवस डुआ ओसली, इस नाम को याद रखे रहिएगा। मान लीजिए कभी पूछ दिया जाए, वैज्ञानिक नाम इसीलिए लिख दिए हैं ताकि कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक, अशोक इसलिए घरों में लगाया जाता है। लोग इसके पीछे धारणा यह है कि लोग मानते हैं कि अशोक यदि लगा दिया जाए तो घर में शोक नहीं होगा। हालांकि इस पेड़ का, इस वृक्ष का औषधि गुण भी है। अशोकारिष्ट, इनकी पत्तियों से, इनके छालों से, इन सब से कैसे बनाया जाता है उसका भी एक महत्व है, अशोकारिष्ट। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है सराका अशोका, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको याद रखिए, मान लीजिए कभी पूछा जाए, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन अशोक याद रखें। राजकीय पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। यह भी एक संकटग्रस्त जाति है, संकटग्रस्त यह भी है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटीगोन। सारस जो है, आपको बता दें कि तराई, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, ये सारे ज़िले जो हैं ये तराई वाले क्षेत्रों में, और इधर की तरफ पीलीभीत, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर ये इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, 6 फीट ऊंचे होते हैं और नर मादा साथ में होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा यह जाता है कि इसके पीछे धारणा है कि नर मादा जो दंपति हैं सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और साथ में रहते हैं। तो इस बात को याद रखे रहिएगा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ग्रूस एंटीगोन, इसको जरूर याद रखे रहिएगा। एंटीगोन, इसको जरूर याद रखे रहिएगा आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हमारे राज का जो ठप्पा होता है, जो मुहर होती है, उस पर होता है राजकीय चिन्ह। इसमें एक वृत्त है, अवृत्त में आपको बता दिया जाए कि गंगा यमुना की धारा, एक तीर धनुष, दोनों तरफ मछलियाँ आपको मिलेंगी, दोनों तरफ मछलियाँ। तो इस तरह से यह जो है हमारा क्या है, हालांकि राजकीय मछली भी याद रखे रहिएगा, चीतल है, राजकीय मछली चीतल है। तो ये देखिएगा आपका राजकीय चिन्ह है। आप देखेंगे कभी भी राज्य का कोई मुहर लगता है तो ये जो है इस तरह से, धनुष बाण, गंगा की ये धारा, आप सभी लोग जानते हैं गंगा संगम में गंगा यमुना मिल जाती हैं, और मछली, तो इसको याद रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है राजकीय पुष्प है वह पलाश, टेसु, इसको कई नाम दिया गया है, ढाक, पलाश, ब्रह्मा कमल, कई नाम दिया गया है। ब्रह्मा कमल, पलाश, टेसु, ढाक, ये कई नाम इसको दिया गया है। आपके जानकारी के लिए हम बता देना चाहेंगे कि न केवल ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, बल्कि उत्तराखंड का भी है। यह न केवल उत्तराखंड का है बल्कि झारखंड का भी है, न केवल झारखंड का है बल्कि यह जो है आपका मध्य प्रदेश का भी है। तो इस तरह से आप लोग इसको जान सकते हैं। पलाश राजकीय पुष्प है। 4 जनवरी 2011 को ये राजकीय पुष्प के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया। पलाश, ब्रह्मा कमल, इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं। होली के समय लोग रंगों के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। पूजा वगैरह होती है जब, तो इसको बड़ा शुभ माना जाता है। यह औषधि के रूप में भी इस्तेमाल में लाया जाता है कि मतलब पेट के कीड़े कृमि ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये राजकीय पुष्प के बारे में हम लोगों ने जाना। राजकीय जो है मछली के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। तो आगे हम लोग चलेंगे और कुछ चीज़ों को और समझेंगे। जैसे राजकीय प्रथम भाषा किसको माना गया था?
भाषा अक्टूबर 1947 को, और 26 जनवरी 1968 को हिंदी आप लोग प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी? प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को बनाया गया, हिंदी को, और ये प्रारंभ में स्वीकार किया गया राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 में, और 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालयों में इसे लागू, मतलब इसी का उपयोग किया जाएगा सभी कार्यालयों में इसे लागू किया जाएगा, मतलब इसका उपयोग किया जाएगा। फिर 1989 में उर्दू को भी क्या कर दिया गया? उर्दू को भी द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया, राजकीय भाषा घोषित किया गया। यह एक बार पीसीएस यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। कब? तो ये याद रखिए, उर्दू 1989 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजकीय भाषा समझ गए, और लिपि तो सभी लोग जानते हैं, हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है? सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है? बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। तो आप लोग इस डेट को राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947, सभी कार्यालयों में इसका उपयोग होगा। 26 जनवरी ये घोषणा किया गया, 26 जनवरी 1968 को, 1989 को उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। तो इस तरह से हम लोग इतना समझे। आगे लास्ट जो एनसीआर के बारे में हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये क्लास समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, माने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपको बता दें कि दिल्ली तो राष्ट्रीय राजधानी है अपनी, और दिल्ली के राजघाट को ही केंद्र मान के यह जब राष्ट्रीय राजधानी की संकल्पना आई, क्षेत्र के विकास की संकल्पना आई, तो ये कहा गया 150 रेडियस या 175 रेडियस तक के एक जो सर्किल बनेगी। इसमें जो भी राज्य के जिन राज्यों के जिले जो भी आएंगे, सबका जो है कि विकास इस तरह से किया जाएगा कि उनका बुनियादी ढांचे का विकास, उनका बहुस्तरीय विकास इस तरह से किया जाएगा कि ताकि वैश्विक स्तर पे अगर जैसे नहीं होता है कि कोई आएगा दिल्ली में तो देखेगा अगल बगल के क्षेत्रों को, अगर वो देखना भी चाहे तो आसानी से देखेगा कि कितना विकास है भारत देश में। तो ये सारी चीज़ें, और वह चूँकि दिल्ली राजधानी से सटे हुए क्षेत्र हैं, तो उनका विकास, इस चीज़ को ध्यान में रखकर बहुस्तरीय योजना बनाया गया। और तो अब तो मसौदा एक अलग कर दिया गया है, मसौदा एक बनाया गया है 2041, जिसमें ये जो 150 के रेडियस पर जो जिले आते थे इसकी बात हो रही थी। अब ये 100 पर ही किया जाएगा। तो 100 पर जब किया जाएगा तो जिलों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो चलिए, ये बात की चीज़ है। 2041 का मसौदा है कि जो यहाँ राजघाट को केंद्र माना गया है, दिल्ली के राजघाट को केंद्र मान करके रेडियस मतलब उसको केंद्र मान करके 100 की त्रिज्या में जो भी क्षेत्र आएंगे, सबका एक बहुआयामी उच्च स्तरीय विकास किया जाएगा, ताकि पर्यटन बढ़ सके। मतलब दुनिया की तमाम अत्याधुनिक सुविधा वहाँ पर विकसित किए जाने की बात है। इस पर काम चल रहा है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है। तो आप दिल्ली तो है ही, ये तो चलिए छोड़िए दिल्ली। उसके बाद आप लोग जानते हैं हरियाणा का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है हरियाणा का 46%। तीसरा है आपका, माने दूसरा स्थान पे है उत्तर प्रदेश का लगभग 27% है। और चौथा है आपका
राजस्थान, राजस्थान ये इसके भी क्षेत्र, लेकिन हमको याद करना है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं, 8 जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल अगर याद भी करना है तो याद कर लीजिएगा, 14,826 वर्ग किलोमीटर। मान लीजिए कभी पूछा जाएगा या नहीं, पूछा जा सकता है, मान लीजिए किसी वनडे वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, या याद रखिए बहुत कठिन तो नहीं, 14,826। तो 8 जिलों में आप लोग को याद करना है। जिसे हम आप ये बनाए हैं, इसको हम दिखा देते हैं आपको। ये दिल्ली है और दिल्ली से सटे हुए ये गौतम बुद्ध नगर है, यह गौतम बुद्ध नगर है। इसी के बगल में आपका बुलंदशहर है, बुलंदशहर है। गाजियाबाद बगल में इसके हापुड़ है, मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 8 जिले हैं। तो 8 जिले आप सभी लोग जरूर याद रखे रहिएगा और हम लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। 8 जिले हैं, 8 जिलों का नाम लिख देते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, बुलंदशहर 1 2 3 4 5 6, बुलंदशहर के बाद शामली, शामली के बाद आपका मुजफ्फरनगर, 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 गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली सबसे लास्ट में शामिल किया गया। शामली को सबसे लास्ट, पहले 7 था, अब 7, अब पहले 7 था, अब 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश की एनसीआर क्षेत्र को भी हम लोगों ने समझा। तो देखिए कितना है, तो बहुत आज का जो क्लास है, इस क्लास में फैक्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फैक्ट से मतलब याद तो करना होगा। यदि इस तरह से अगर आप इसको याद किए रहेंगे, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब जैसे होता क्या है कि आप मैप में कई बार एनसीआर को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। दिल्ली से अगल बगल गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उसके ऊपर हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ऐसे देखते चले जाइए। इधर की तरफ देखिएगा बागपत, शामली, इधर की तरफ देखिएगा तो आपका बुलंदशहर। तो ऐसे आपको बहुत आसानी से याद होगा। नीचे गौतम बुद्ध नगर, तो रटने की जरूरत नहीं, मैप में देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगा। लेकिन 8 जिलों को अब ऐसे याद कर लिए, ऐसे भी याद कर लीजिए। 2 ग अक्षर है, गौतम बुद्ध नगर ये, और 2 ब है, बागपत और बुलंदशहर, 2 म है, बस मुजफ्फरनगर और मेरठ और शामली, हापुड़ आपको याद रखा। छोटा छोटा है ये जिला, तो इनके बारे में बस हापुड़ और शामली, बस इस तरह से 14,826। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपको कैसा लग रहा है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। और इस बात को याद रखे रहिएगा कि हम कोशिश ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश, जैसे पहला भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने बताया, तो एक मैप के सहारे, तो कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मैप का अनायास भी मैप नहीं वो किया जाएगा। अब इसमें मैप तो ये देखिए, जो वहाँ पर मैप था वहाँ पे हमने बताया, लेकिन एक समझ होनी चाहिए। मान लीजिए कभी पूछ दिया एनसीआर क्षेत्र किस धारणा पर आधारित है, तो राजघाट को केंद्र बनाया गया। ये सारी चीज़ें भी हमने बता दिया ताकि कभी भविष्य में पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोग कर सकें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर हम आप सभी के बीच में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी नए टॉपिक के साथ आप सभी के उपयोगी, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, उसको हम शामिल करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।